तो अलजेब्रा वाली किताब कहाँ पे लाए हो ना? कंस्ट्रक्शन ऑफ जेडीएम समझ में आ गया था सबको? सुप्रिया, समझ में आ गया था तुमको कंस्ट्रक्शन ऑफ जेडीएम? ठीक है। तो अब उस पे जेडीएम कंस्ट्रक्ट हो गया था। अब उस पे हम लोग अलजेब्रा करेंगे, ठीक है? अलजेब्रा मतलब आई एम गोइंग टू डू अलजेब्रा ऑन जेडीएम। और अगर अलजेब्रा करनी है तो उसपे बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। बिना बाइनरी ऑपरेशन के तो अलजेब्रा कर नहीं सकते, ठीक है? तो अगर अलजेब्रा करना है तो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो एक बार जेडीएम को अभी आप लोग लिखिएगा मत, बस देखना, ठीक है? जब लिखना होगा मैं बताऊंगा। जेडीएम जहां एम नेचुरल नंबर है, एम नेचुरल नंबर है, तो जेडीएम क्या आता था आपका? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, M-1 बार। और इसको क्या बोलते थे? द सेट ऑफ सब आपके नोट में रेसिड्यू क्लासेस, रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम, ठीक है? मॉडुलो एम, ठीक है? 0 बार यानी जेडएम में 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, M-1 बार ये एलिमेंट आएंगे। और ये क्या कहलाते हैं? ये 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ये सब रेसिड्यू क्लासेज हैं। देखो याद करो ध्यान से, तो पहले ये इक्विवेलेंस क्लास थे, फिर उसी को कॉन्ग्रुएंस क्लास बोल दिया गया, फिर बाद में उसी को क्या बोल दिया गया? रेसिड्यू। फिर आप अगर नोट्स को ध्यान से पढ़े होगे तो आप देखे होगे कि कोई भी इंटीजर लो, फॉर एनी फॉर एनी इंटीजर, मैं एक चीज प्रूव किया हूं बाकायदे कॉपी में, कहीं किताबों में मिलता नहीं है लेकिन मैं प्रूव किया हूं कि फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ए लो, ठीक है? तो ये इसका जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा, ठीक है, इसके रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंस क्लास के बराबर होगा, ठीक है? यानी कोई भी इंटीजर उठाओगे, ठीक है, तो उसका जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा, जब ए को यम से डिवाइड करोगे, जब ए को यम से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसके कॉन्ग्रुएंस क्लास के बराबर होगा। पहली बात हमने ये प्रूव किया था। तो जब आप यम लेते हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? यही तो आ सकते हैं M-1 तक। कभी भी रिमाइंडर निगेटिव नहीं हो सकता। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? नॉन निगेटिव, मिनिमम 0 हो सकता है। बहुत लोग ये जानते ही नहीं है। जब डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा रहा था, बार बार फोर्स कर रहा था कि रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हमेशा वो क्या होता है? नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, मिनिमम 0 हो सकता है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या? 0 होगा या 0 के आगे के इंटीजर्स होंगे। और कितने होंगे वो भी आपको पता है। जैसे यम है तो M-1 तक ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि जब यम होगा तो फिर भाग चली जाएगी, तो फिर 0 आ जाएगा। तो कोई भी इंटीजर अगर उठा रहे हो ए, तो जो उसका कॉन्ग्रुएंस क्लास आएगा वो ए को जब यम से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उससे कॉन्ग्रुएंस क्लास के बराबर होगा। ये बाकायदा प्रूव है आपके कॉपी में, प्रूव्ड है ये, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक दो आपको करवाया था कि जैसे M=5 ले लिए थे, याद करो M=5 ले लिए थे, ठीक है? और मैं पूछा था आपसे कि मुझे कोई दूसरा जैसे 111 है, 111 बार, 111 इंटीजर है, ये इंटीजर तो है 111, इंटीजर तो है। अब 111 का जब बार निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा? आप इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। तो जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5 दूना 10, 111, फिर 5 दूना 10, 111, एक रिमाइंडर बचेगा। तो एक्चुअली में 1 बार के बराबर है। कोई भी इंटीजर लोगे और जब यम आपका 5 है तो हर इंटीजर का जो कॉन्ग्रुएंस क्लास होगा वो या तो 1 बार होगा, या तो 2 बार होगा, या तो 3 बार होगा, या तो 4 बार होगा, या तो 0 बार होगा, यही होगा। अगर यम है तो इसके अलावा किसी का भी निकालोगे इसी में से किसी के बराबर होगा। यानी 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किसी भी इंटीजर का अगर आप कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालोगे, ठीक है, किसी भी इंटीजर का, जब यम आपका 5 है, जब यम आपका 5 है, तो जब जैसे 111 बार का निकाले तो क्या आया? 1 बार। तो कोई भी इंटीजर जब निकालोगे, कोई भी इंटीजर का जब कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालोगे और यम अगर आपका 5 है तो वो इसी में से एक होगा। 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस बात को समझो, इसी में से किसी के बराबर होगा यम। कोई भी इंटीजर उठाओगे आप देख सकते, जैसे निगेटिव वाला मैं आपसे पूछता ना, -36, ठीक है, -36, ये भी तो इंटीजर है। अब इसका बार, और यम आपका 5 है, 5 के रिस्पेक्ट में, तो इसका बार इसी में से किसी के बराबर होगा। कैसे निकाले हो?
कैसे निकालते हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आप 5 का मल्टीपल तब तक जोड़ते जाओगे, 5 का मल्टीपल तब तक जोड़ते जाओगे जब तक कि आपका जो जब आए जोड़ने पे वो इस रेंज में ना आ जाए, इस रेंज में ना आ जाए। तो आप बताओ कितना जोड़ोगे 5 का मल्टीपल? या तो दूसरा तरीका है कि -36 में 5 से भाग दो। ठीक है, एक तरीका ये है कि -36 में 5 से भाग, आधे लोग यही भागिए नहीं दे पाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान देना, भाग देते समय रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो मिनिमम 0 हो सकता है, नॉन नेगेटिव होता है हमेशा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें 7 बार भाग ले जाते हैं, ठीक है? 7 बार उनको लगता है 5 7 35, जैसे पॉजिटिव वाले में करते हैं, और फिर 35 और फिर घटाए, तो घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 3 3 6 1 7 -71, तो नेगेटिव आ गया ना रिमाइंडर, इसका मतलब आपकी भाग गलत है। क्योंकि अगर 5 से डिवाइड कर रहे हो -36 को, तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। ये पक्का हो जाता पहले ही। समबडी गेव यू कि आप 10 से डिवाइड करने जा रहे हो, तो तुरंत रिमाइंडर डिसाइड हो गया क्या क्या आएगा, 0 से 9 तक, उसके बियॉन्ड आ ही नहीं सकता। और आपका अगर 7 बार ले जाने पे रिमाइंडर कितना आ जा रहा है, -71, वो भी निगेटिव, और रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भाग आप गलत दे रहे हो। तो फिर एक्चुअल में भाग क्या होगी? ये मैं अच्छे-अच्छे लोगों को इसमें उलझाता हूँ, ये पूछ लेना, अभी भाग सब गड़बड़-सड़बड़ कर देंगे, क्योंकि उनका फोकस इस पे रहता ही नहीं है। क्योंकि उनको, जिनको ये पता रहता है कि रिमाइंडर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, उनसे ये गलती नहीं होती है, वो तुरंत यही भाग दे देंगे, क्योंकि उनका दिमाग इस पे नहीं जाता कि रिमाइंडर नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो आप फिर क्या करोगे? हाँ, एक बार इसे आगे ले जाओगे भाग, तो एक बार जब आगे ले जाओगे तो दिक्कत ये होगी, फिर घटाओगे फिर नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ आपको -8 करना होगा, ठीक है? -8। अब जब 5 को -8 बार भाग ले जाओगे, तो यहाँ -40 आ जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब 40 में से 36 चला जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, 4, ठीक है? तो रिमाइंडर 4 आ गया। तो ये असली भाग है। इसी को आप लोग लिखते थे डिवीजन एल्गोरिथम में, कैसे लिखते थे? -36 को कैसे लिखते थे? 5 इंटू -8 प्लस 4। ये तो डिवीजन एल्गोरिथम सिखाता है कि a इक्वल टू, ठीक है, अगर a आपका -36 है और b, ये आपका अगर a है और ये b 5 है, तो a इक्वल टू बी क्यू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कोसेंट है, देखो कोसेंट मतलब भागफल, ठीक है, और ये रिमाइंडर है, देखो यहाँ पे है, तो आर ऐसे लिखते थे ना, ठीक है? तो ये भाग अच्छे अच्छे लोग पढ़ के मैथमेटिक्स निकल जाते हैं, और निगेटिव वाले में उनका मामला गड़बड़ा जाता है, वो यही भाग निकाल देते -71। लेकिन उनका दिमाग इस बात, वो गड़बड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी डिवीजन एल्गोरिदम में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी 0 है, उनको डिवीजन एल्गोरिदम समझ में ही नहीं आया कि डिवीजन एल्गोरिदम कहता क्या है। डिवीजन एल्गोरिदम साफ-साफ कहता है कि अगर आप यम से डिवाइड कर रहे हो या जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे कम होगा, उससे कम होगा, ठीक है? तो ये फिर मैं एक बार समझा दिया, क्योंकि ये इसलिए मैं बार-बार समझाता हूँ कि अभी, हाँ, मेरे साथ में जो रिसर्च करते हैं वो सब भी ऐसी गलती करते हैं, जबकि उनके रिसर्च पेपर 8-8 10-10 हैं। ठीक है, गलती करते हैं ऐसी। क्योंकि रिसर्च करना एक अलग बात है, आजकल इंडिया में जो रिसर्च हो रहा है वो अलग बात हो रही है। गणित जानना एक अलग बात है, गणित को महसूस करना, गणित को विजुअलाइज करना, जैसे मैं कहता हूँ ना, यहाँ ये दिखती है यहाँ से, लेकिन वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम आपको कितना क्लियर कट आप उसको समझे हो, ठीक है? हर लाइन का एक महत्व होता है, जिसको बोलते हैं डिफिनीशन का पोस्टमार्टम करना, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए कोई भी डिफिनीशन पढ़ो तो बड़ा कायदे से उसको आराम-आराम से पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में नहीं, रफली पढ़ लिए, याद कर लिए, ठीक? तो जेडीएम का कंस्ट्रक्शन हो गया था, तो अब वी आर गोइंग, अब लिखना चालू कर दो यहाँ से, वी आर गोइंग टू, ठीक है, वी आर गोइंग टू, उसी के आगे कैरी ऑन करो, ठीक है, वी आर गोइंग टू डू अलजेब्रा ऑन जेडीएम। जिसको भी अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेडीएम में दिक्कत है, तो मैं सैटरडे को एक मॉर्निंग में क्लास लूंगा, वो आ सकता है, ठीक है? सैटरडे को एक मॉर्निंग में, क्योंकि जेडीएम नहीं समझ में आएगा तो अलजेब्रा में बहुत तकलीफ होने वाली है, इस साल भी अगले साल भी, क्योंकि इसलिए मैं बहुत रिगरस करवाया फिर से भाई, एक बार सैटरडे को
11 बजे क्लास लूंगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ जेडएम में, जो लोग भी आना चाहें वो आ सकते हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू अलजेब्रा ऑन जेडएम। तो जब आपको अलजेब्रा करना है तो इसका मतलब उससे बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब एक चीज थोड़ा समझो, अब यहाँ सपोज थोड़ी देर के लिए आप Z4 लिख रहे हो, Z4 अब तो लिखना समझ में आ गया ना। Z4 का मतलब क्या है? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अच्छा मैं आपसे पूछी इसमें 0 बार क्या है Z4 में? तो ये खुद एक सेट है। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे? 0+4 T टाइप, जहां T वेरी करेगा Z पे। ठीक है, 1 बार यहाँ क्या होगा? ऐसे सारे इंटीजर, ऐसे सारे इंटीजर्स, यानी 1+4T, 1+4T को भी बहुत लोग नहीं समझते क्या कर रहा है। 4 से जब मल्टी डिवाइड करोगे तो कट जाएगा ना, यानी 1+4T टाइप जो इंटीजर होंगे, ऐसे इंटीजर होंगे जिनको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा रिमाइंडर क्या? 1। तो 1 बार क्या है? 1 बार इज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स, ध्यान से सुनना है लाइन। 1 बार इज द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स जिनको आप 4 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या पाओगे? 1। ठीक है, टी वेरीज ओवर जेड, टी वेरीज ओवर जेड। तो ये मैं ये कह रहा हूं ना कि ये 0 बार 1 बार जो इसके एलिमेंट हैं, इस तरह से 2 बार क्या होगा आपका? तुरंत आप ये तुरंत लिख दो 2+4T, T बिलोंग्स टू जेड। 3 बार यहाँ क्या होगा? 3+4T, T बिलोंग्स टू जेड। अब आपसे कोई पूछेगा डिटेल में इसको बताओ कि 3 बार क्या है, तो द सेट ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स जिनको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 3। तो ये 3 बार क्या है? ऐसे सारे इंटीजर्स का सेट है जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 3, रिमाइंडर 3। वो सारे इंटीजर्स इसमें आएंगे। तो एक्चुअल में ये किसके सबसेट हैं? जेड के ही तो सबसेट हैं, इंटीजर्स ही तो आ रहे हैं। ऐसे सारे इंटीजर्स जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, तो वो जेड का ही सबसेट होगा। जेड के ही इंटीजर्स ही तो आ रहे हैं, ये सारे जेड के सबसेट हैं, ये भी आपका जेड का। अब जेड के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं ये आपको पता है। इसमें जेड के वे सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। इसमें जेड के वे सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। इसमें जेड के वे सारे एलिमेंट आ रहे हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसमें जेड के वे सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, क्लास में ये सब ठीक। तो मैं इस बात को समझाता हूँ ना कि बहुत दिनों तक लोग पढ़ते जाते लेकिन उनको 0 बार ही नहीं समझ में आता है क्या वहां पे, 1 बार ही नहीं समझ में आता है क्या। वो एलिमेंट समझते हैं लेकिन वो एलिमेंट किस टाइप का होगा ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तुरंत लिख दो खटाक से, कोई जैसे Z7 लिखा तो तुरंत आपको पता है कि 0 बार से 6 बार तक आएगा, लेकिन वो 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार 5 4 बार 5 बार 6 बार क्या होगा तुरंत लिख दो। ठीक है, तुरंत लिख दो। जैसे कोई कहे तो तुरंत आप उसको खोल के बता दो कि यही होगा, यहाँ पे 0 बार यही होगा, 1 बार यही होगा, 2 बार। ठीक है, अब एक चीज और समझो, जैसे Z4 में आपके 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये तो इसको मिटा देता हूँ। सिर्फ आप लोग अभी लिखिएगा मत, सिर्फ देखते रहिए इसको। ठीक है, दीज आर द कंसेप्चुअल। जैसे 0 बार है, इसी 0 बार को आप 4 बार भी लिख सकते हो, 4 बार 0 बार ही आएगा। इसी को आप 8 बार भी लिख सकते हो, इसी को आप 12 बार भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी को आप 16 बार, यानी 0 बार को ही आप एक से ज्यादा ये बराबर है, ये बराबर का निशान है। यानी 0 जब इक्विवेलेंस क्लास का सेट होता है तो एक ही एलिमेंट को एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो, एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो। भाई 0 बार 4 बार 8 बार 12 बार 16 बार सब एक ही है, सब 0 बार ही है। समझ पा रहे हो ना? जैसे 1 बार है तो 1 बार इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 4 ऐड 5 बार, और फिर इसमें 4 ऐड करोगे 9 बार, फिर इसमें 4 इक्वल टू, फिर इसमें 4 ऐड करोगे 13 बार, फिर इसमें 4 ऐड करोगे 16 बार। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 0 बार लिखा गया लेकिन 0 बार यूनिक नहीं, उसको लिखने के इनफाइनाइटली मेनी वेज हैं। 0 बार को आप 4 बार भी लिख सकते हो, 8 बार भी लिख सकते हो, 12 बार भी लिख सकते हो, 16 बार भी लिख सकते हो, ऐसे आगे चलता चला जाएगा। ऐसे 1 बार के लिए भी आगे चलता चला जाएगा। तो जब सेट ऑफ इक्विवेलेंस, जब जो आप सेट ले रहे हो, अगर वो इक्विवेलेंस क्लास का सेट है
तो उसमें एक एलिमेंट को आप एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो, जैसा कि जेट फोर में आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, जब ये समझ रहा हो तो बताओ 2 बार को क्या क्या लिख सकते हो? 6 बार, फिर इसमें 4 ऐड करते जाओगे 10 बार, फिर 14 बार, 18 बार, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, रुकेगा नहीं। तो इसी 0 बार के लिखने के इतने तरीके हैं, 1 बार के लिखने के इतने तरीके हैं, 2 बार के लिखने के इतने तरीके हैं, 3 बार के भी ऐसे पता चल जाएगा, आप उसी में ऐड करते जाओगे। तो मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन सुनना अलजेब्रा में, जब आप फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हो कहीं से, और जो आपका डोमेन है, पार्ट 1 में भी बताया था, अगर आपका डोमेन इक्विवेलेंस क्लास का सेट है तो डायरेक्ट फंक्शन नहीं लिखोगे। आप शायद भूल गए हो, मैं बता रहा हूं। अगर आप फंक्शन डिफाइन करना चाह रहे हो जिसका डोमेन क्या हो, इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो, इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ देख रहे हो। ये इक्विवेलेंस क्लास का ही सेट है, ये इक्विवेलेंस क्लास ही है, सब इक्विवेलेंस क्लास ही है। तो हर एलिमेंट को एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो। तो कभी भी अगर आप फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हो और डोमेन उसका इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, तो डायरेक्टली डिफाइन ए फंक्शन मत लिखना। वहां क्या लिखोगे, क्या लिखोगे वो मैं बता रहा हूं, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज, तो पार्ट 1 की याद करो, फंक्शन और रिलेशन में कौन किसको इंप्लाई करता है। हाँ, फंक्शन, हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन हो, हर रिलेशन फंक्शन हो। कुछ खास तरह के रिलेशन ही फंक्शन बनते हैं। मतलब अगर आप वेन डायग्राम से समझो, तो अगर ये पूरा रिलेशन का क्लास है तो उसमें से कुछ खास ही आपके फंक्शंस होंगे। उसकी शर्त है सारे फंक्शन नहीं होंगे। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कि रिलेशन जरूरी नहीं हो कि फंक्शन, ठीक है। तो एक चीज तो मैं ये समझा, दो चीज अभी समझाया आपको, कि अगर जो आप सेट ले रहे हो इक्विवेलेंस क्लास का सेट है, तो उसके हर एलिमेंट को आप एक से ज्यादा प्रकार से लिख सकते हो, ठीक, हर एलिमेंट को, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन, हर फंक्शन रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अब इसको थोड़ा और गहराई से समझो, ठीक है। लेट x इक्वल टू 1 2 3 एंड y इक्वल टू ABC। ABC बड़े कायदे से समझो, ये सब पार्ट 1 में भी पढ़ा, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूं। ABC, लेट x क्रॉस y, या लेट ना लिखो, देन x क्रॉस y क्या होगा, तुरंत बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जानते हो, 1 उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर बनाओगे, तो 1 कामा A, 1 कामा B, 1 कामा C, फिर 2 उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर, 2 कामा A, 2 कामा B, 2 कामा C, फिर 3 उठाओगे सबके साथ आर्डर्ड पेयर, 3 कामा A, 3 कामा B, 3 कामा C। ये तो आता है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। अब इसका कोई भी सबसेट लोगे तो वो क्या कहलाता है, एक्स से वाई में रिलेशन। आपको याद करो, डिफिनेशन लिखाया गया है, एक्स से वाई में रिलेशन क्या होता है, एक्स क्रॉस वाई का सबसेट। अब लेट आर इज इक्वल टू 1 A, ठीक है, 1 A, 1 B, 1 B, इसका सबसेट लेना है तो उसी में से कुछ एलिमेंट ले ले रहा हूं, 1 A, 1 B एंड 2 C, 2 C, बस इतना ही ले रहा हूं, 2 C। यानी ये वाला एलिमेंट उठा लिया, और ये वाला एलिमेंट उठा लिया, और ये आपका ये वाला एलिमेंट उठा लिया। तो ये जो आर बनाए हो, ये एक्स क्रॉस वाई का क्या है, सबसेट। और जो भी एक्स क्रॉस वाई का सबसेट होगा उसको क्या बोलोगे, एक्स से वाई में रिलेशन। एक्स क्रॉस वाई का जो भी सबसेट होगा उसको क्या बोलोगे, एक्स से वाई में रिलेशन, एक्स से वाई में रिलेशन। अब इसी को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, एक्स, देखो कितना आराम से चीजें जनरलाइज होती है। और ये आपका वाई, इसमें 1 2 3 था एक्स में, और इसमें ए बी। जो लोग पुराने पीछे ना पढ़े हो, पीछे कहीं लिखते रहे अपना, जो पिछले साल ना पढ़े हो, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो 1 2 3 ABC, तो इसका मतलब अब आर जो रिलेशन है वो एक्स से वाई, इसको यहां लिख देते हैं, आर रिलेशन एक्स से वाई में। तो ये क्या रिलेट कर रहा है, 1 को रिलेट कर रहा है किससे, 1 को रिलेट करो, 1 A अगर आर में, तो इसका मतलब 1 रिलेटेड टू ए।
तो 1 को ए से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अगर 1 भी आर में है, इसका मतलब 1 रिलेटेड टू बी, तो 1 को बी से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर 2c अगर आर में है, इसका मतलब 2 रिलेटेड टू सी, इसका मतलब ये आर 2 को सी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जब इस डायग्राम से क्या ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन की दो शर्त होती है। एक तो डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज आनी चाहिए। तो एक पहली वाली बात भी फेल हो जा रही है। 3 है जिसे कोई इमेज नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ किसी से रिलेटेड है क्या ये? नहीं। दूसरी बात कि यूनिकनेस भी ब्रेक हो रही है। हर एलिमेंट की यूनिक, जैसे 1 है, फंक्शन तब कहते हैं जब 1 की एक ही यूनिक इमेज आए। यहाँ क्या आ जा रहा है? 2 इमेज आ रहा है। इसका मतलब जो ये आर है वो रिलेशन तो है, जो आपका आर है, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन, आर इज ए रिलेशन बट नॉट ए फंक्शन। तो वही तो आपसे मैं आज कहा हूं कि कोई जरूरी नहीं कि हर रिलेशन फंक्शन हो, हर रिलेशन फंक्शन हो। तो ये एग्जाम्पल है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने की शर्त क्या है? कि कोई भी डोमेन का एलिमेंट, यही तो होता है कि हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिले, हर एलिमेंट का यूनिक। तो हर वाली बात भी फेल कर जा रहा है। यहाँ तीन तीन का कोई इमेज ही नहीं है, 3 किसी से रिलेट ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात भी यहाँ फेल हो जा रही है, यूनिकनेस। एक की 2 इमेज मिल जा रही है, 1 भी, बी भी। तो ये आपका रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो दिक्कत यही होती है कि जब आपका डोमेन, सपोज जो आपका डोमेन है वो इक्विवेलेंस क्लास का सेट है Z4। आप एक फंक्शन बनाना चाह रहे हो Z4 से, सपोज Z6 में, ठीक है। Z4 से Z6 सब ये अभी पूरा मैं प्रिसाइज लिखाऊंगा। Z4 से Z6 में, अब यहाँ पे अगर आप 0 बार लोगे और 4 बार लोगे, ये दोनों बराबर है ना? 0 बार 4 बार बराबर होंगे कि नहीं? ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। 0 बार 4 बार एक ही एलिमेंट है। अब यफ के द्वारा जो यफ 0 बार आया और 4 बार के द्वारा जो यफ 4 बार आया, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या ये यफ फंक्शन होगा? क्यों? यफ आप Z4 से Z6 में बनाए हो, 0 बार की इमेज F0 बार, 4 बार का F4 बार, यानी 0 बार कहीं जाएगा ना F के द्वारा, F0 बार, 4 बार F4 बार पे जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ 0 बार F0 बार पे जा रहा है और 4 बार F4 बार पे जा रहा है। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो क्या F आपका ये फंक्शन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट एक ही हैं। 0 बार 4 बार बराबर है ना आपस में, एक ही एलिमेंट है। और इसके अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो इसके 2 इमेज आ जाएंगे, आ जा रहे हैं। तो एक ही एलिमेंट के 2 इमेज आ जा रहे हैं, ऐसे समझो एक ही एलिमेंट के 2 इमेज आ जा रहे हैं। इसका मतलब यूनिकनेस ब्रेक हो जा रहा है। और फंक्शन होने के लिए क्या है? यूनिकनेस जरूरी है। तो यही गड़बड़ी दिक्कत होती है। बहुत जिनको मैथमेटिक्स उतनी क्लियर कट से नहीं पता है ना, इसमें तुरंत आके अपना फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपका डोमेन सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास है तो वहां सचेत हो जाना। वहां आप कभी भी डायरेक्ट फंक्शन मत लिखना, आप लिखोगे डिफाइन ए रिलेशन, फिर उस रिलेशन को दिखाओगे कि वो फंक्शन है, तब जाके कहोगे कि फंक्शन है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो मेरी? कब ये ध्यान बरतना है आपको? जब आपका डोमेन क्या हो? इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो। मैं 4-5 दफा बोल चुका हूँ, कभी भी डायरेक्टली डिफाइन ए फंक्शन मत लिखना अगर डोमेन आपका इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो, क्योंकि वहां एक खतरा आ सकता है कि 0 बार को आप 4 बार भी लिख सकते हो। दोनों बराबर हैं, यानी एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। अगर 0 बार की इमेज F0 बार और 4 बार की इमेज F4 बार दोनों आपस में बराबर नहीं हुई तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेज आ जाएगी, और वो मैप के लिए होना नहीं चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो गड़बड़ी हो जाएगी कि नहीं? अगर इक्विवेलेंस क्लास में खतरा है, इक्विवेलेंस क्लास में खतरा है। इसलिए जब भी डोमेन इक्विवेलेंस क्लास हो तो हमेशा आप पहले रिलेशन लिखोगे, फिर उसको फंक्शन दिखाओगे। ठीक है, तो इतनी बातें मैं आपको समझाया इस वजह से, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत से टीचर ये गलतियां करते हैं। कुछ तो इतनी बड़ी गलतियां करते हैं कि तुमको विश्वास ही नहीं होगा कि कैसे वो लिख देते हैं, सीधे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक मैं जो समझाया हूं, यही जानना है कि जब भी आपको फंक्शन डिफाइन करना हो और उसका डोमेन इक्विवेलेंस क्लास का सेट हो, तो आप कभी भी डायरेक्टली फंक्शन नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? डिफाइन ए रिलेशन
और फिर वो फंक्शन की डिफिनीशन चेक करोगे, फिर कहोगे कि ये फंक्शन है। ठीक है, अब अपने ओरिजिनल सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जेडीएम लिख लिए थे ना, उसी के आगे कैरी ऑन करो, डिफाइन ए रिलेशन। मैं फंक्शन नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दो। डिफाइन ए रिलेशन, ये देखो बहुत से लोग ये चीज लिखते नहीं है। ठीक है, वो सीधे कुछ तो डायरेक्ट बाइनरी ऑपरेशन ही डिफाइन कर देंगे कि ऐसे ऐसे बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसे नहीं कह सकते जब तक वो, आप जेडीएम पे किसी को बाइनरी ऑपरेशन कब कहोगे? सिंपल सी बात है, डिफिनीशन क्या कहती है? आप जेडीएम पे किसी को बाइनरी ऑपरेशन कब कहोगे? जब वो जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में मैप हो जाए, तभी कह सकते हो बाइनरी ऑपरेशन। डिफिनीशन आपको हमेशा भूलनी नहीं है। जेडीएम पे कोई चीज बाइनरी ऑपरेशन तभी होगी जब वो जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में मैप हो। ठीक है, आधे लोग पहले में दिखा देते हैं यही बाइनरी ऑपरेशन होगा, करना काम चालू कर देते हैं। तो डिफाइन ए रिलेशन, सर्कुलर डार्ट, सर्कुलर डार्ट, पार्डन मी, सर्कुलर डार्ट से पहले सर्कुलर प्लस, डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर प्लस। जैसे जनरली रिलेशन को आर एफ यस ऐसे दिखाते हो, मैं सर्कुलर प्लस से दिखा दिया, कुछ नहीं नोटेशन, यानी इस रिलेशन को सर्कुलर प्लस से दिखा रहे हो। डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर प्लस। ठीक है, फंक्शन नहीं लिखोगे, डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर प्लस। कहां से कहां? फ्रॉम जेडीएम, ऐसे ही लिखते हो, फ्रॉम जेडीएम क्रॉस जेडीएम टू जेडीएम, डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर प्लस फ्रॉम जेडीएम क्रॉस जेडीएम टू जेडीएम। अभी आप रिलेशन बोल रहे हो, अभी अब कैसे डिफाइन कर रहे हो रिलेशन? बाई, बाई डिफाइन ए रिलेशन सर्कुलर प्लस फ्रॉम जेडीएम क्रॉस जेडीएम टू जेडीएम बाई सर्कुलर प्लस। ये पूरा बनाना है इसको, ऐसे सर्कुलर प्लस, ऐसे मत बनाना कि इतना करके फिर ऐसे बना दिए। ठीक है, पूरा ऊपर टच करे ऐसे करे। ठीक है, सर्कुलर प्लस कैसे डिफाइन है? यहाँ का कोई भी एलिमेंट ए बार आर्डर्ड पेयर ही होगा ना, ये आर्डर्ड पेयर ही तो आएंगे अगर जेडीएम क्रॉस जेडीएम है, तो ए बार बी बार। ठीक है, और जो यानी इस रिलेशन के द्वारा ए बार बी बार का जो इमेज आए, ठीक है, कहीं ना कहीं भेजेगा ना, वो रिलेट करेगा ना कहीं ना कहीं, और जो आना चाहिए वो जेडीएम में होना चाहिए। तो मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या हो सकती है आपके पास कि वो जेडीएम का एलिमेंट हो? यानी ये जो सर्कुलर प्लस है, ए बार बी बार को मैप, जहां मैं अभी मैप नहीं बोल सकते, जहां पे रिलेट करके भेजे वो जेडीएम का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या हो सकती है? क्योंकि आपके पास ए बार है बी बार है, इसका मतलब ए इंटीजर होगा। अगर ए का बार है तो ए इंटीजर रहा होगा, बी का बार है तो बी इंटीजर रहा होगा। इसका मतलब अगर ए बार बी बार जेडीएम में है, यहाँ से ए बार आपका आ रहा है, यहाँ से बी बार आ रहा है, इसका मतलब ये जेडीएम से है। इसका मतलब ए और बी आपके कहाँ होंगे? जेड में। दोनों कहाँ होंगे? जेड में। ठीक है, और जेड का अपना प्लस है, जेड का अपना प्लस है तो ना, जिसको आप बोलते हो आर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जेड का अपना प्लस है। एडिशन ऑफ जेड अपना उसका है, जो बचपन में जानते हो, आर्डिनरी एडिशन ऑफ जेड। तो ए और बी को जेड के प्लस से जोड़ दोगे, जेड के प्लस से जोड़ दोगे। ये क्या है? एडिशन ऑफ जेड। अब आर्डिनरी नहीं लिख रहा हूं, एडिशन ऑफ जेड, ये जेड का एडिशन है, एडिशन ऑफ जेड जो आप जानते हो। ठीक है, और दो इंटीजर को जब एडिशन करोगे तो जो नया निकल के आएगा वो भी क्या होगा? इंटीजर ही तो होगा, जेड का ही तो एलिमेंट होगा। और किसी भी जेड पे जब बार लगा दोगे, किसी भी जेड के एलिमेंट पे जब बार लगा दोगे तो तुरंत कहां चला जाता है? ये तो सिखाया हूं आपको, जेडएम में। जो ही किसी भी जेड के एलिमेंट पे बार लगाओगे तो कहां चला जाएगा? जेडएम में। तो आप बताओ अब मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या होगी? ये जो सर्कुलर प्लस है, ए बार बी बार को कहां रिलेट करके भेजेगा? ए प्लस बी के बार पे।
बिल्कुल, आप बहुत लोग ये रटते हैं, रटना नहीं, मैं आपको मोस्ट नेचुरल यही हो ही सकता है, क्योंकि अगर आपके पास ए बार बी बार है, इसका मतलब ए और बी इंटीजर है, तो तुरंत इंटीजर का आपके पास एडिशन है, ए प्लस बी आ जाएगा। और फिर ए प्लस बी का जब बार लगा दोगे तो वो जेडएम का एलिमेंट हो जाएगा, जेडएम का एलिमेंट हो जाएगा। अगर किसी भी इंटीजर पे बार लगाओगे तुरंत वो जेडएम में चला जाएगा। तो अब आपका जो ये आ रहा है वो जेडएम का ही एलिमेंट है, यानी ए प्लस बी बार जो आया वो जेडएम का ही एलिमेंट है। तो आप रटना नहीं है कि ये रिलेशन कैसे वर्क कर रहा है, मोस्ट नेचुरली यही हो सकता था। और कोई भी बिगिनर होता, कोई भी एब इनिशियो भी शुरुआती दौर में काम करता, उसके सामने यही दिखता और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ए प्लस, यानी जो सर्कुलर प्लस है ए बार बी बार को रिलेट करके कहाँ भेजेगा, ए प्लस बी बार पे। और ये जेडएम का एलिमेंट क्यों होगा, सब मैं यहाँ करके दिखा दिया, जेडएम का एलिमेंट होगा। ठीक। और यहाँ क्या लिखोगे, फॉर ऑल ए बार बी बार, यहाँ लिखते हो ना ऐसे, फॉर ऑल ए बार बी बार, कहाँ से, जेडएम से, जेडएम से, फॉर ऑल ए बार बी बार जेडएम। डोमेन क्या, जो आपका ये है जेडएम क्रॉस जेडएम, उसी के तो एलिमेंट का लिख रहे हो। तो हर जेडएम, फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडएम। दो तरीके, आप बहुत लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो गलत नहीं है। ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू जेडएम क्रॉस जेडएम, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही लिखना, दोनों ज्यादातर अलजेब्रा वाले ये लिखते हैं कि फॉर ऑल ए बार कामा बी बार इन जेडएम, या फॉर ऑल ए बार बी बार जब लिखोगे अगर ऑर्डर्ड पेयर तो जेडएम क्रॉस जेडएम लिखना पड़ेगा। एक ही लिखना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर पहला वाला लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो आप एक रिलेशन बनाए सर्कुलर प्लस इस तरह से कि ए बार बी बार को जो रिलेट करके भेज रहा है, ए बार को बी बार से जो रिलेट करके भेज रहा है, वो कैसे भेज रहा है, ए प्लस बी का बार। ठीक है। अब रिलेशन, अच्छा, कोई भी ए बी लोगे इसमें से, फॉर ऑल ए बी जब कह रहे हो तो जो निकल के आएगा वो जेडीएम का एलिमेंट है। इसका मतलब ये जो सर्कुलर प्लस रिलेशन बनाए हो, हर एलिमेंट को रिलेट तो कर रहा है। जब आप यहाँ लिख दिए फॉर ऑल ए बार बी बार, तो हर एलिमेंट को रिलेट तो कर रहा है। तो हर एलिमेंट का तो रिलेशन रिलेट करके आपको जो भी आर के द्वारा इमेज, रिलेशन के द्वारा इमेज आ रहा है, अभी फंक्शन नहीं बोलोगे, रिलेशन के द्वारा जो इमेज आ रहा है हर एलिमेंट का तो आ रहा है। अब बचा क्या है, यूनिकनेस, यूनिकनेस। तो आपको याद करो, जब मैं पार्ट वन में रिलेशन को फंक्शन दिखाना होता तो क्या करता था कि डोमेन का एलिमेंट बराबर लेता था। ठीक है। किसी भी रिलेशन को फंक्शन दिखाना होता तो क्या करते थे, डोमेन के एलिमेंट बराबर लेते थे और दिखा देते थे कि उनकी इमेज भी क्या है, बराबर। अगर यफ आपका, सपोज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यफ आपका एक्स से वाई में रिलेशन है, अभी फंक्शन नहीं रिलेशन है, तो रिलेशन को फंक्शन दिखाने के लिए क्या करते थे, यहाँ एलिमेंट बराबर लेते थे और दिखाते थे कि उसकी इमेज भी बराबर आ जाए, इमेज भी बराबर आ जाए। तब इस रिलेशन को, अभी ये रिलेशन है, ये रिलेशन आप एक्स से वाई में बनाए हो, ठीक है, जो एक्स को एफ एक्स पे भेज रहा होगा, तो इसको फंक्शन दिखाने के लिए क्या करते थे, यहाँ एलिमेंट लो बराबर, और उस रिलेशन के द्वारा जो इमेज आए उसको क्या दिखा दो, बराबर। फंक्शन दिखाने का दुनिया में एक ही तरीका यही है कि इमेज बराबर लो, एलिमेंट बराबर लो, पार्डन में, एलिमेंट बराबर लो और इमेज बराबर दिखाने की कोशिश करो। एलिमेंट बराबर लो, इमेज। वन वन में क्या करते हो, जब फंक्शन को वन वन, तो इसका रिवर्स ऑर्डर में करते हो कि एफ एक्स बराबर एफ वाई लेते हो और फिर एक्स बराबर वाई। बड़ा कंफ्यूज होते हैं लड़के, जब आपको किसी रिलेशन को मैप दिखाना है तो एलिमेंट लोगे डोमेन का बराबर और इमेज बराबर दिखाने की कोशिश करोगे। तो यहाँ हमको रिलेशन को फंक्शन दिखाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ का कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, डोमेन का दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे और फिर उसकी इमेज बराबर दिखाने की कोशिश करोगे इस रिलेशन के द्वारा, इस रिलेशन के द्वारा। तो अब आगे काम करते हैं, ठीक है। लेट, यहाँ आर्बिट्रेरी एलिमेंट का लेने का तरीका यही है, लेट, हमेशा लेट जब भी लिखते हो इसका आप आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने जा रहे हो डोमेन का। तो लेट ए बार कामा बी बार, डोमेन आपका क्या है, जेडीएम क्रॉस जेडीएम है,
तो वहां ऑर्डर्ड पेयर टाइप ही एलिमेंट होंगे। लेट ए बार कामा बी बार एंड सी बार कामा डी बार फ्रॉम जेडीएम क्रॉस जेडीएम। जेडीएम से आप दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा रहे हो। जेडीएम क्रॉस जेडीएम से दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लिए, ए बार बी बार सी बार डी बार, सच दैट, शर्त क्या है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ए बार कामा बी बार इज इक्वल टू सी बार डी बार, यानी जेडीएम क्रॉस जेडीएम से दो एलिमेंट उठाए और एलिमेंट आपस में बराबर हैं। और हमारा टारगेट क्या होगा कि इसके द्वारा जो आपका रिलेशन है, इसके द्वारा जो इमेज आए ए बार बी बार का, वो भी आपस में क्या हो, बराबर। ये हमारा अल्टीमेट है, यहां तक हमें पहुंचना है। जो ही यहां पहुंच जाओगे, इसका मतलब एलिमेंट बराबर लिए डोमेन का, और इमेज भी बराबर हो गया, यानी यहां तक आपको जर्नी तय करनी है। तब जाके आप बोलोगे कि जो रिलेशन आप सर्कुलर प्लस डिफाइन किए हो वो फंक्शन है। क्लियर ना बात? क्या दिखाना है? आप एलिमेंट बराबर लिए, जेडीएम क्रॉस जेडीएम के दो एलिमेंट लिए जो बराबर हैं। अब आपको दिखाना है ये चीज कि उन दोनों का इस रिलेशन के द्वारा जो इमेज आ रहा है वो बराबर है। तो यूनिकनेस हो जाएगी ना कि दो बराबर एलिमेंट के बराबर इमेज ही आ रहे हैं। अगर नहीं आ, सपोज नहीं आए तो ए बार बी बार आपस में बराबर हैं, सी बार डी बार बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब एक ही एलिमेंट है। फिर मैं समझाता हूँ, एक ही एलिमेंट तो ऐसे बना लिया, ये के एलिमेंट हैं दोनों। और प्लस के द्वारा अगर आप इमेज निकाले, प्लस के, तो सर्कुलर प्लस के द्वारा आप इमेज निकाले अगर ए बार बी बार का, ठीक है, और इसका सर्कुलर प्लस के द्वारा इमेज निकाले सी बार डी बार, अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी? एक ही एलिमेंट का, ये एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एक ही एलिमेंट का दो इमेज मिल जाएगा, तो क्या फिर मैप रहेगा आपका? बहुत लोग यही नहीं समझते कि सर क्यों एलिमेंट बराबर मान के इमेज बराबर दिखाते हैं, क्योंकि यूनिकनेस दिखाने के लिए। अगर बराबर ये नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं आए, तो फिर एक ही एलिमेंट का दो इमेज मिल जाएगा, यूनिकनेस ब्रेक हो जाएगी। नहीं, यूनिकनेस ब्रेक हो जाएगी। ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब एक का एलिमेंट है और एक एलिमेंट के दो इमेज आ जाएंगे अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो आपकी मजबूरी है, फंक्शन होने की शर्त क्या है कि अगर ये दोनों बराबर है तो इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, बराबर। इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, बराबर। तो ये आप मान के चल रहे हो और आपको पहुंचना क्या है कि इसके ये दिखाना है कि सर्कुलर प्लस के द्वारा जो इमेज आ रहा है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक, तो आप चलो अब काम करते हैं। अब पीछे की कुछ चीजें आप से मैं पूछूंगा, आप बताइएगा, ठीक है। बड़े कायदे, यकीन मानो कुछ टीचर इतना गड़बड़ करते उनको कुछ पता ही नहीं है। आधे टीचर क्या लिखाते, डिफाइन ए फंक्शन, यही पहले में लिख देंगे फंक्शन, और फिर लिखाएंगे कि नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड फंक्शन। मैं इतनी किताब पढ़ा, कहीं भी वेल डिफाइंड फंक्शन नाम की चीज ही नहीं है। और वेल डिफाइंड फंक्शन में जानते हो क्या दिखाते हैं? फंक्शन की डिफिनीशन जो है वही दिखाते हैं। मेरी बहस हो चुकी है कई टीचरों से कि आप जो वेल डिफाइंड फंक्शन में दिखा रहे हो, पहली बात तो किसी भी अच्छी किताब में, अगर आप आथर्स और राइटर में भी फर्क है। आथर्स बोला जाता है कि एथेंटिक आदमी, राइटर मतलब तुम भी किताब लिख सकते हो, कुछ भी भंड भंड आदमी कोई भी लिख दे उसको राइटर्स बोलते हैं। तो पहली बात तो आप वेल डिफाइंड करो कि वेल डिफाइंड फंक्शन का क्या मतलब है। तो जब वो करते हैं वेल डिफाइंड फंक्शन में, तो यही काम करते हैं, एक्स बराबर वाई और दिखाते हैं या एक्स बराबर वाई। तो मैं उनसे पूछता हूँ, मैप दिखाने के लिए क्या करते हैं फिर? ठीक है, मैप दिखाने के लिए आप क्या करते हो? तो वेल डिफाइंड फंक्शन दिखाने के लिए आप वही दिखा रहे हो जो फंक्शन दिखाने के लिए होता है। बात समझने की कोशिश करो, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात है। और बड़े अच्छे अच्छे सो कॉल्ड नामी टीचर ये काम कर रहे हैं, डिफाइन ए फंक्शन। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वेल डिफाइंड फंक्शन, और वेल डिफाइंड फंक्शन में वो क्या दिखा रहे हैं जो फंक्शन में आप लोग दिखाते हो, फंक्शन में। तो वेल डिफाइंड फंक्शन में अगर आप फंक्शन दिखा रहे हो, तो फिर फंक्शन दिखाने के लिए क्या करोगे फिर? ये बताओ ना। अगर वेल डिफाइंड में आप फंक्शन की, वेल डिफाइंड जब वो चेक करते हैं तो यही मान के चेक करते हैं, एक्स बराबर वाई इंप्लाइज दैट एफ एक्स बराबर एफ वाई, यही करता होगा, देख लेना, यही करते होंगे। यही तो मैप दिखाने में भी करते हैं, यही तो फंक्शन दिखाने में भी करते हैं। पहली बात तो आपको समझना, वेल डिफाइंड फंक्शन नामक कोई चीज नहीं होती है। आप लिखोगे रिलेशन और फिर उसको दिखाओगे फंक्शन, सीधी बात। आप लिखोगे रिलेशन फिर दिखाओगे फंक्शन। और कहाँ हमें रिलेशन लिखना है? जहां डोमेन जो हो रहा हो
वो इक्विवेलेंस क्लास का सेट होता है। जेडीएम क्या है? इक्विवेलेंस क्लास का सेट है। तो ये टर्म जो वेल डिफाइंड फंक्शन लोग यूज करते हैं वो थोड़ा पढ़ें अभी, ठीक है। तो वेल डिफाइंड डिफाइंड कुछ नहीं होता है, ठीक है। वेल डिफाइंड फंक्शन वेल डिफाइंड फंक्शन। तो आपको अपना टारगेट पता है कि सर्कुलर प्लस के द्वारा ए बार बी बार का इमेज वही आए जो सी बार डी बार का है। आपका अभी जो ए सर्कुलर प्लस वो रिलेशन है, तब ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? अगर आप ये मान रहे हो, प्योर मैथमेटिक्स तुरंत इंप्लाई करती है, अगर आप ए बार बी बार इक्वल टू सी बार डी बार मान रहे हो, तो दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर, मैं अपना पानी लाया नहीं, तब तक वही दे दो। दो एलिमेंट अगर बराबर हो, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं, सिंपल सा, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर हैं, एनालिसिस का हर बंदा ही सिखाता है कि पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर। तो ए बार इज इक्वल टू सी बार। लिखते रहो, ये सब छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा केयरफुल नहीं बैठना है, ये सब कैजुअली आप सीख करते जाओ कि दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर है तो फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू सेकंड, ठीक है। फिर इंप्लाइज दैट व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंप्लीकेशन। यही तो कह रहा हूँ, ये प्योर मैथमेटिक्स में ही तो आपको पता भी है क्या दिखाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? अगर दो ए बार बराबर सी बार है, तो कॉन्ग्रुएंस क्लास की प्रॉपर्टी आपके कॉपी में है, तीसरी प्रॉपर्टी। तो अगर ए बार इक्वल टू सी बार, इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम, एंड अगर बी बार इक्वल टू डी बार है, इसका मतलब बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एम, ठीक है। तुरंत इंप्लाई होता है। अगर आपकी डिफिनीशन सारी क्लियर है ना पीछे की, इतना मजा आता है ना अलजेब्रा एनालिसिस पढ़ने में, नशा सा, दीवानगी सा होता है। मुझे तो दीवानगी है इस विषय में, अगर मैं न करूं ना तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अभी पढ़ाते समय मेरी बुखार उखार सब सही हो गया, पढ़ाते समय मैं 102 डिग्री आदमी का बुखार अभी मेरा खत्म है, अलग तरह का। लेकिन अगर आपको ये सब चीजें महसूस होने लगे, दिखने लगे कि अगर ये है तो यही होगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स क्लियर है कि अगर ये बात तो यही होना तय है, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंस की डिफिनीशन आपके पास पहले पता है। अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एम है, तो इसकी डिफिनीशन भी आपकी कॉपी में लिखवाई गई है। तुरंत क्या लिखोगे? एम डिवाइड्स फर्स्ट माइनस सेकंड इन ए माइनस सी एंड एम डिवाइड्स बी माइनस डी। तुरंत ये लिख दोगे। फिर आपके पास डिवाइड की भी डिफिनीशन है, डिवाइड की भी तो डिफिनीशन है। तो फिर क्या इंप्लाई होगा? अगर यम ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो ए माइनस सी यम का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ए माइनस सी इज इक्वल टू यम टी, टी जहां इंटीजर है, ए माइनस सी यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एंड यम बी माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बी माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है। बी माइनस डी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब बी माइनस डी भी यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो बी माइनस डी इक्वल टू यम, टी मत लिखना, टी के अलावा कुछ भी बदल, टी डैश लिख देना, यस लिख देना, जो भी हो, ठीक है। और यहां बताना पड़ेगा आपको फॉर सम टी कामा यस इन जेड, फॉर सम टी कामा यस इन जेड। एंड अब यहां दिस इंप्लाइज मत लिखना, यहां सतर्क रहना है, या लिख दो दिस इंप्लाइज, यहां दिस इंप्लाइज लिख सकते हो। इन दोनों को ऐड करो, ये जो है ना आपके पास ए माइनस सी इक्वल टू एम टी, बी माइनस डी इक्वल टू एम एस, दोनों को ऐड कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी इक्वल टू एम टी प्लस एस, ठीक है, टी प्लस एस। सिंपल सा काम किए हो, सिर्फ ऐड किए हो। क्योंकि एडिशन आपका कॉम्पिटेटिव है, एडिशन कॉम्पिटेटिव है। ये ए माइनस सी समझते हैं ना, बहुत लोग ये भी नहीं समझते ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब क्या होता है? ए प्लस माइनस सी, समझते हो ना? ए माइनस सी, ए माइनस सी डिफाइन ही किया जाता है अगर एनालिसिस का। एक चीज और बताओ, जो लोग रियल एनालिसिस न पढ़े हो मेरे से, मैं कोर्स इतना कम प्राइस पे कर दिया हूँ, जाके वहां खरीद के पढ़ सकते हैं। मेरा वाला पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैं उसका बहुत ही कम प्राइस कर दिया हूँ कि जाके वहां जिनको पढ़ना कम कम सीख ले गणित, ठीक है।
तो यहां से आप लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। ऐसा आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि जो जेड का एडिशन है, ये सब इंटीजर्स हैं, ये सब इंटीजर्स हैं। तो जो जेड का एडिशन है वो एसोसिएटिव भी होता है, कॉम्यूटेटिव भी होता है। तो आप किसी को किसी के साथ कर सकते हो। तो ए को बी के साथ कर लिया और सी को डी के साथ कर लिया, तो माइनस बाहर हो गया। तो माइनस सी प्लस डी इक्वल टू एम टी प्लस सी। क्यों कर पा रहे हो? एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ जेड। जेड का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है और कॉम्यूटेटिव भी होता है। इस वजह से ये लाइन लिख पा रहे हो कि ए को बी के साथ कर लिया और सी और डी एक साथ कर लिया। ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू एम टी प्राइम। एम टी प्राइम, ठीक है। टी प्राइम या टी डैश बहुत लोग बोलते हैं, मैं प्राइम बोलता हूं। एम टी प्राइम वेयर टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्लस एस। यानी टी प्लस एस की जगह टी प्राइम लिख दीजिए। टी प्राइम तो टी प्लस एस। अब अगर टी इंटीजर है, यस इंटीजर है, तो टी प्लस भी एस भी क्या होगा? इंटीजर। तो ये आपका जेड में होगा, जेड में होगा। तो टी डैश आपका कहाँ हो गया? इंटीजर। इसका मतलब ये माइनस ए यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। टी डैश इंटीजर है, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी यम का सम इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। तो तुरंत फिर क्या इंप्लाई होगा? यम डिवाइड करेगा ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी को। ठीक है, यही तो होता है डिवाइड की डिफिनीशन। अगर ये माइनस ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल, इसका यम जो होगा इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, एम डिवाइड दिस। ठीक है, और अगर यम इसको डिवाइड कर रहा है, आपको पता है कि ए प्लस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी प्लस डी मॉडुलो यम। सब आपके पास डिफिनीशन है, बस डिफिनीशन ही अप्लाई करना होता है। हाँ, बात यह कि आपकी डिफिनीशन की क्लियरिटी कितनी है। मैं कहता हूँ ना, मैथमेटिक्स कनेक्टेड है। हर डिफिनीशन जितना आपका क्लियर होगा, जितने अच्छे मैथमेटिशियन होंगे उनका डिफिनीशन बहुत क्लियर होता है, तो उनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो यम। और जब ही ऐसा होगा तो नेक्स्ट इंप्लीकेशन क्या होगा? ए प्लस बी का बार इक्वल टू सी प्लस डी का बार। प्रॉपर्टी नंबर 3, कॉन्ग्रुएंस का इफ एंड ओनली इफ होता है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इनका बार बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बताओ ये क्या है? रिलेशन की डिफिनीशन देखो, रिलेशन की डिफिनीशन से ये क्या है आपका? हाँ, प्लस रिलेशन प्लस के द्वारा ए बार कामा बी बार की इमेज ही तो है। तो सर्कुलर प्लस के द्वारा ए बार बी बार का इमेज, अपनी कॉपी में देखो डिफिनीशन साफ साफ लिखा है जो आप रिलेशन डिफाइन किए हो। तो ये इसकी जगह ये इंप्लाई कर देगा। और इसको क्या लिखोगे? सर्कुलर प्लस के द्वारा सी बार कामा डी बार का इमेज। क्यों? बाय डिफिनीशन ऑफ, आप बाय डिफिनीशन ऑफ सर्कुलर प्लस, सर्कुलर प्लस की डिफिनीशन से आप डिफाइन ही ऐसा किए हो। तो आप इमेज बराबर लेके चले, सॉरी पार्डन में, एलिमेंट बराबर लेके चले, एलिमेंट बराबर लेके चले, और आप क्या दिखा दिए? इमेज बराबर हो गया। अब आप कहोगे कि जो आपका रिलेशन है वो फंक्शन है। बहुत लोग गड़बड़ी ये करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। आधे तो ये सब भी नहीं करते, सीधे ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं कि यही याद कर लो, यही होता, कर खत्म कर देते हैं। तो आप एलिमेंट बराबर लेके चले और इमेज बराबर हो गया। अब आप कहोगे कि सर्कुलर, सो सर्कुलर प्लस इज ए मैप फ्रॉम जेडएम क्रॉस जेडएम टू जेडएम। पहले रिलेशन था, और रिलेशन फंक्शन इसलिए हो गया कि जब आप एलिमेंट बराबर ले रहे हो तो इमेज भी बराबर आ जा रहा है, तब ये मैप हो गया। ठीक है, फंक्शन हो गया। और जब ये फंक्शन हो जाएगा तो हेंस अगर जेडएम क्रॉस जेडएम से जेडएम में फंक्शन है तो फिर ये क्या होगा? जेडएम पे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो सर्कुलर प्लस, या पूरा बनाइएगा, सर्कुलर प्लस, सर्कुलर प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन
ऑन जेडीएम, ऑन जेडीएम। समझ पा रहे हो ना कि आप बाइनरी ऑपरेशन अब जाके कहे हो सर्कुलर प्लस को। अभी तो देख रहे हो ना, इतने आर्गुमेंट के बाद अब क्लियर हुआ है कि ये जो सर्कुलर प्लस है ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले आप रिलेशन बनाए जेडीएम क्रॉस जेडीएम से, फिर उसको मैप दिखा दिए जेडीएम क्रॉस जेडीएम से जेडीएम में, अब ये जेडीएम पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो देयरफॉर 10 ए बार बी बार को कहाँ मैप कर रहा था? अब फंक्शन हो गया ना, अब फंक्शन बोल सकते हो क्योंकि अब फंक्शन हो गया। तो ए बार बी बार को कहाँ मैप कर रहा था? ए प्लस बी बार पे, ए प्लस बी बार पे। और जब आपको पता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो ओ ए बी को आप क्या लिखते हो? ए ओ बी। अगर आप बाइनरी ऑपरेशन है तो ओ ए बी को ज्यादातर हम कैसे लिखते हैं? ए ओ बी। तो 10 ये लाइन लिखना इसके नीचे, दैट इज, या आर, आर इसी को लिख सकते हो। इसको क्या लिखोगे? ए बार, बीच में आ जाएगा सर्कुलर प्लस, सर्कुलर प्लस बी बार। जैसे ये लिखते हो ओ के द्वारा ए बी की इमेज को क्या लिखते हो? ए ओ बी। तो जब ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो सर्कुलर प्लस के द्वारा जो ए बार बी बार का इमेज होगा उसको क्या लिखोगे? ए बार सर्कुलर प्लस बी बार इक्वल टू ए प्लस बी बार। और यहां भी लिख देना फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडीएम, और यहां भी फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडीएम। यकीन मानो दुनिया के आधे टीचर, आधे क्या 90% टीचर सिर्फ आके बाइनरी ऑपरेशन डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं। ऐसा मैं जानता हूँ सदियों से यहीं पे, ठीक है, यही आके डायरेक्ट डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते ही नहीं, ठीक है। कुछ एक आध लोग करते हैं तो पहले फंक्शन डिफाइन करेंगे फिर वेल डिफाइंड दिखाएंगे, ठीक है। वो इतना काम करते ही नहीं, सीधे आएंगे जेडीएम, और जेडीएम पे डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर प्लस बाय दिस, ऐसे लिख देते हैं। डिफाइन ए बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम बाय दिस। अरे भाई, आप क्या अनर्थ कर रहे हो? आप जान नहीं पा रहे हो कितने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कितनों के साथ खिलवाड़। पहले आप रिलेशन माने, फिर वो मैप हुआ, फिर वो बाइनरी ऑपरेशन हुआ, फिर आप ये नोटेशन अडॉप्ट करते हो, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट, ए बार आपका एलिमेंट कहाँ का है? जेडीएम का। बी बार एलिमेंट कहाँ का है? जेडीएम का। और ये सर्कुलर प्लस कहाँ बाइनरी ऑपरेशन हो गया? जेडीएम का। तो ये जेडीएम का ऑपरेशन है। तो जेडीएम के दो एलिमेंट को जब सर्कुलर प्लस से ऑपरेट कर रहे हो तो वो इस तरह से डिफाइंड है, ए प्लस बी का बार। यहाँ जो प्लस है वो क्या है? ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो आप एक बार शुरू से लेकर अंतिम तक पढ़ो, ठीक है। आधे टीचर जानते हो ये सब करते ही नहीं, उनको मैं बताता हूँ वो तुरंत कहेंगे कौन ये सब हटाए, उनको लगता है कि आसान। कंसीडर जेडीएम, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेडीएम बाई सर्कुलर प्लस, यहाँ लिख देंगे सर्कुलर प्लस जेड बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, सर्कुलर प्लस ऑन जेडीएम बाई ए बार सर्कुलर प्लस बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार फॉर ऑल ए बार बी बार इन जेडीएम। यही से उनका सवाल चालू हो जाता है आगे। ये जो लिख दे रहे हैं ना, अगर कोई अच्छा आदमी आ जाए ना तुमको तुम्हारा पसीना छुड़वा देगा, लेकिन लड़के आजकल के जान ही रहे हो, कुछ भी लिखवा दो उतारते जा रहे, उतारते जा रहे।